अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। मेरा नाम है ज़री जलील। मैं हूं अहमद सईद। नाजरीन, इस साल हमने ग्लोबली एक बहुत अजीब सा फिनोमेनन देखा है, एल नीनियो, बल्कि सुपर एल नीनियो। और इसके अंदर है कि वेदर कंडीशंस जो होते हैं वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, ख़ास तौर से दोनों पोल्स की तरफ। पीएम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने कोई इस तरह की फोरकास्ट दी है हमें कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वो एक्सट्रीमली वो ज़्यादा प्रेसिपिटेशंस फेस करेंगे, यानी कि ज़्यादा बारिश, ज़्यादा स्नो और ठंड। सदर्न पार्ट्स जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है उसके अंदर ड्राई हीट ज़्यादा होगी। और ये यूजुअली तो इसी तरह होता भी है गर्मी में कि ड्राई हीट होती है, लेकिन इस दफ़ा जो एकदम से एक स्प्लिट किस्म की एक वेदर कंडीशंस हुए, उसके अंदर हमने देखा कि जहाँ लाहौर में बारिश हो रही है और तूफ़ानी बारिश हो रही है, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उसी वक्त कराची के अंदर, कराची से शहर के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज़ जस्ट इन अप्रैल। सो मतलब ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। और ये सोचने की बात है कि इस दिस अ फिनोमिनन जो रिपीट होता रहता है, और या फिर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज साउथ एशिया में पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स, जिसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज की ज़बान में कि हॉट स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता भी है और इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, माइग्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत सारी और चीज़ें इम्पैक्ट के तौर पे आती हैं। एट द सेम टाइम हमने देखा है कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वार्निंग्स हैं वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है NDMA की तरफ से, और इसका ये मतलब है कि देयर इज़ वी आर लायबल टू फेस अ फ्लड दिस ईयर। फ्लड कैसे आएगा हमें नहीं पता। इज़ इट गोइंग टू बी थ्रू द माउंटेन्स, क्या ग्लेशियर के थ्रू फ्लड आएगा या मानसून बारिशों के थ्रू फ्लड आएगा? इन्हीं बातों को हमने जानने के लिए बुलाया है। एक हमारे गेस्ट हैं आज के, अहमद गुल साहब, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। ही इज़ अ डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ही विल टेल अस व्हाट इज़ द सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। प्री मानसून सिचुएशन क्या है, आर वी एक्चुअली कंट्रोलिंग व्हाट वी कैन से इज विल बी द इम्पैक्ट इफ़ देयर इज़ अ फ्लड, एंड ऑल्सो अदर देन दिस व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वेलकम टू द शो अहमद गुल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा अहमद साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम सुपर एल नीनियो इफेक्ट के अंदर इस वक्त वी आर सर्वाइविंग एंड वी आर सीइंग अ स्प्लिट वेदर कंडीशन इन पाकिस्तान। नॉर्थ के अंदर बहुत ठंड है, साउथ के अंदर जो है वो ड्राई एंड हॉट स्पेल आ रही है, और साथ में लैंडस्लाइड्स, ग्लॉफ, ये सारी चीज़ों की भी एक इम्पेंडिंग डूम पाकिस्तान के अंदर है। सो आप क्या सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं एज एन एक्सपर्ट, एंड वेयर आर वी गोइंग, बिकॉज इट्स प्री मानसून राइट नाउ। सो हमको क्या फ्लड्स का फियर होना चाहिए इस साल? बिकॉज अगर ग्लॉफ है और साथ में मानसून भी आ जाता है तो विल दैट रिजल्ट इन अ फ्लड? Usually, I mean, in our field, we say कि अगर आपने फोरकास्ट देखनी है तो फोरकास्ट होराइजन पे डिपेंड करता है। अभी अभी तकरीबन हम अप्रैल में हैं, सॉरी मई में हैं, और आगे मॉनसून में भी टाइम है। सो जनरली वी बिलीव जी फोरकास्ट या उनकी सर्टेनिटी बढ़ जाती है जब 2 से 3 हफ्ते रह जाते हैं। उससे पहले जब हम पेशेंट गोई करते हैं तो हमें उसमें, अगर हमें ये भी पता लग जाए कि अभी आज मुझे कोई ये बताया कि जी इस दफा मॉनसून में 20% ज्यादा बारिशें होंगी, तो उसमें जरूरी नहीं है कि 20% बारिश जो है वो इकट्ठे एक ही हफ्ते में हो जाएगी जिसकी वजह से सैलाब आ जाएगा। लेकिन उससे ये जरूर पता लग सकता है कि हाँ, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी या नहीं होगी। तो हमें फ्लड की प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त हमें जो अभी करंट लानीना की सिचुएशन चल रही है, हमें लग रहा है कि इस दफा जो मॉनसून है वो उतनी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इतनी ज्यादा नहीं लेके आएगी, या इतनी ज्यादा बारिशें नहीं होंगी जितनी जिससे लेट्स से आमतौर पे फ्लड बनता है। लेकिन अगेन, हैविंग सेड दैट, होता ये है कि किसी लोकलाइज जगह के ऊपर सैलाब आ सकता है, किसी एक रिवर बेसिन में सैलाब आ सकता है, सतलुज में आ सकता है, या अर्बन फ्लडिंग हो सकती है कराची में, इस्लामाबाद में, वहाँ की कैचमेंट में, लई की कैचमेंट में, या इस तरह करके। तो वो वाले इंसिडेंट्स फिर भी हो सकते हैं। अगर कोई मेजर फ्लड इवेंट जैसा 2010 का है उस तरह का नहीं हो सकता, तो स्टिल हमारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इस मुल्क में इतनी ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा एरियाज हैं जहाँ पे हमारे जहाँ पे सैलाब आ सकते हैं, कि इट इज़ स्टिल लाइकली कि देयर विल बी अ फ्लडिंग इवेंट दिस ईयर एज वेल। अच्छा अहमद साहब, जो लोगों के जहनों में जो इस दफ़ा सवाल है वो यही कि हुकूमत भी ने पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा जा रहा है
कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग का जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लाहौर और कराची को लेके। ये लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और फिर साथ साथ ये जो चल रही हैं कि सुपर एल नीना जो आएगा और मामूल से ज़्यादा सब कुछ और यालाबारी होगी। लोग, आपको पता है कि पिछले साल वाला जो इंसिडेंट इस्लामाबाद में हुआ था, लोग अपनी गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो थोड़ा सा उस सवाल से अगर आप बता सकें कि क्या वाकई ही इस दफ़ा अर्बन फ्लडिंग के चांसेस पिछले साल की निस्बत जितने ही हैं या उससे ज़्यादा हैं? हमारी एक रिसर्च है, अभी रिसेंटली हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, वी रियलाइज्ड कि जो बड़े सैलाब हैं, जिस तरह के 2010 में जिस तरह के आया या जिस तरह 2022 में सिंध के अंदर आया था, उनकी जो इंटेंसिटी है फ्यूचर क्लाइमेट में, अभी करंट क्लाइमेट के से फ्यूचर क्लाइमेट का कंपैरिजन करें तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग जो कि एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की चीजें हैं, वो बढ़ जाएंगी फ्यूचर क्लाइमेट में। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम इस वक्त बैठ के एग्जैक्ट पेशेंट गोई तो नहीं कर सकते कि लेट्स से अगस्त 15 को अर्बन फ्लडिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट्स जो हैं, स्पेशली अगर हम अपनी समित जो है वो नहीं दुरुस्त करते और अपनी डायरेक्शन नहीं ठीक करते डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, तो अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट्स पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर क्लाइमेट के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल यानी एक घंटे में या 24 घंटे के अंदर होने वाली बारिश बढ़ जाएगी। एक चीज़ आप और भी, एक मिथ जो क्रिएट हुई थी पिछले साल भी, जब भी ज़्यादा बारिश होती थी लोग कहते थे क्लाउड ब्रस्ट हो गया है। हमने पिछले साल इतने ज़्यादा क्लाउड ब्रस्ट की खबरें देखी कि शायद मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद नाम ही पिछली दफ़ा सुना था क्लाउड ब्रस्ट का। और हर दूसरे दिन हमें कहा जाता था कभी सक्खर में हो गया है, कभी बुनेर में हो गया है, कभी मुल्तान में हो गया, कभी लाहौर में गुलबर्ग में हो गया, लाहौर में जौहर टाउन में हो गया। तो ये वाकई क्लाउड ब्रस्ट इतने ज़्यादा हुए थे या ये फिनोमेना थोड़ा सा हम उसको सही अंडरस्टैंड नहीं कर सके? थोड़ी ज्यादती है, दो चीजें सेपरेट हैं। ये बात कहना सच है कि फ्यूचर के अंदर क्लाउड बर्स्ट बढ़ जाएंगे और जो अर्बन फ्लडिंग है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल की वजह से होती है, उसके इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी जगह पे क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है उसकी बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तब उसको क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। तो लास्ट ईयर हमने इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया था, हमें रियलाइज हुआ कि ना सवात वाला क्लाउड बर्स्ट के उसमें आ रहा था, ना इस्लामाबाद वाला भी इंसिडेंट नहीं आ रहा था, यानी इट वाज मार्जिनली क्लोज, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उसको भी कह सकते हैं कि ये क्लियर कट क्लाउड बर्स्ट है। तो हमने एटलीस्ट पूरे साल में, अगर आप बता रहे हैं कि 20-25 दफा ऐसे हुआ है, तो हमारे हिसाब से शायद बमुश्किल एक आध दफा हुआ होगा। वो होता ही है कि हम उसको उसको मिस यूज करते हैं चीज को, क्योंकि इट 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 बिकम्स इजी फॉर अस टू जस्टिफाई कि ये नुकसान क्यों हुआ। हम हमारे लिए ये एडमिट करना मुश्किल हो जाता है ये कि ये इसके अंदर ये जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके अंदर हमारी अपनी भी कमजोरी है या हमारी अपनी भी वीकनेस है, या लेट्स से वी कुड हैव प्रिवेंटेड दैट। तो उसको उससे अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हम शायद बड़े आराम से कह देते हैं यार ये क्लाउड बर्स्ट हुआ या ये क्लाइमेट चेंज हो गया, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मैं बल्कि आपको एक और इसमें क्लाइमेट चेंज वाले के ऊपर भी प्रीएम्प्टिवली मेंशन कर दूं कि लास्ट ईयर जो सैलाब आया था रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से पहली स्टेटमेंट ये आई थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना नुकसान हुआ है, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल इदारा है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, उनकी एक रिपोर्ट आई थी एंड दे सेड कि इस पूरी बारिश के अंदर सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज की है, द रेस्ट वाज फाइन, द रेस्ट वाज एक्सपेक्टेड। तो हमें ये अपने आप से और हुकूमती इदारों से भी पूछना चाहिए कि क्या वो बाकी, यानी चलें अगर 115 मिलीमीटर बारिश हुई है तो 15 मिलीमीटर तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गई, या बाकी 100 मिलीमीटर की हमारे पास तैयारी थी? तो मुझे तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज का नाम लेके हुकूमत अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है उसके पीछे छुप जाती है। ये इन्फर करना ठीक होगा? This every day ऐसे ही है ये। It's common, I mean this happens a lot in Pakistan, but unfortunately we see this in other countries as well. अच्छा अहमद साहब, आपने प्रिवेंशन की बात की, तो पाकिस्तान में अब आप देखिए ना, फ्लड्स आते हैं हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है। लास्ट ईयर देयर वाज अर्बन फ्लडिंग। आर वी मूविंग टुवर्ड्स प्रिवेंशन और आर वी स्टिल स्टक इन रिस्पांस मोड? और हमारा रिस्पांस मोड भी, इज इट फास्ट इनफ, डू यू थिंक? Unfortunately, we are stuck for the past many years in a very response-centric approach towards
डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें होता ये है कि हम अपने आप को, जब तक वो मसला आता नहीं है और रूनुमा नहीं हो जाता, उसकी वजह से नुकसान नहीं हो जाता, कीमती जानी नुकसान नहीं हो जाता, या फिर हमारा इकोनॉमिक डैमेज नहीं हो जाता, उसके बाद उस वक्त तक हम हरकत में नहीं आते। एंड पिछले साल तो बहुत ज्यादा हमने देखा है, इसको भुगता है एक तरह से मुल्क के डिफरेंट इलाकों के अंदर। हमने सवात में भी देखा है, हमने इसको पंजाब में जो सैलाब आया सतलुज के अंदर, रावी के अंदर, जी जी ऑल ऑफ दैट वाज प्रिवेंटेबल। और हम उसको, अच्छा। उस सैलाब के आने से पहले हम उसको अपने आप को इतना तैयार कर सकते थे कि उसकी, उससे नुकसान ना हो। तो वो सारी जो दरिया के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स हैं, वो हमारी अपना गवर्नेंस का फेलियर है। इसके ऊपर हम सैलाब को ब्लेम करें तो ज्यादती होगी। पिछले साल मुझे याद है एग्जैक्टली जब सैलाब आया था, जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर थे मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने टॉक शोज़ में बैठ के कहा कि मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हमारे पास लेस दैन 300 डेज़ रह गए हैं, दोबारा सैलाब हमें जो है स्ट्राइक करेगा। तो और उन्होंने कहा था कि अब हमें इमरजेंसी बेसिस पे तमाम हुकूमतों को जो है ना रिस्पॉन्स देना होगा। तो 300 years। 300 डेज़ रह गए हैं। तो आपको लगा कि 300 डेज़ के अंदर कोई रिस्पांस बनाया गया है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है बतौर जर्नलिस्ट कि हुकूमत तो शायद पिछले सैलाब को बिल्कुल भूल चुकी है। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो जिस तरह से वादे मेजर्स किए गए थे, प्रोमिस किए गए थे, वो बहुत सारे प्रोमिस साउथ पंजाब में जो सैलाबज़दा इलाके थे, अलीपुर के, मुल्तान के, वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि उनको पूरा नहीं किया गया। तो वो तो पिछला सैलाब भूल गए, तो अगले सैलाब की तैयारियों में आपको लगा कि हुकूमत ने कोई सीरियसनेस दिखाई है? एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, पंजाब हुकूमत का कहना है कि उसने लाहौर के अंदर कोई 17 मकामात पे कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं जहाँ पे वो पानी जमा करेंगे ताकि अर्बन फ्लडिंग ना हो सके। क्या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे वाकई अर्बन फ्लडिंग रुक सकती है? और जो बाकी हमारी मेजर फ्लडिंग होती है उसको रोकने के लिए हुकूमत ने कुछ किया एक साल के अंदर? देखें, जो मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया, आई एटलीस्ट ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन, दोबारा होगा इस तरह। मुझे मसला इस बात पे है कि इसके ऊपर हमारी जो सीरियसनेस है, उसकी कमी है। वो इस तरह से कि देखें, एक इवेंट आता है 2025 के एस्टिमेट्स, आई थिंक उस तरह से अगर देखें तो दे आर नॉट वेरी अलार्मिंग। 2022 का जो इवेंट है उसके $15 बिलियन के डैमेजेस हैं, $15 बिलियन के लॉसेज हैं। तो तकरीबन आपका लॉसेज एंड डैमेजेस मिला के $30 बिलियन का नुकसान हो रहा है एक सही। सैलाब के इवेंट से। सही। और एक इवेंट के अंदर इतना नुकसान हो रहा है जितना हम लेट से आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसे $1 बिलियन चाहिए, $2 बिलियन एग्जैक्टली। चाहिए। एंड एक इवेंट आता है एग्जैक्टली। जिसकी वजह से आपका $30 बिलियन का नुकसान हो जाता है। हमें इस चीज को मजीद सीरियस लेने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज डैमेजिंग आवर इकोनॉमी। हमारे सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो हमारा, वो लोग मुतासिर होते हैं जो कि ऑलरेडी गुर्बत की सतह के नीचे होते हैं, या अक्सर जी जो बिल्कुल एज पे होते हैं, और कई जी जी बड़ी मेहनत से हमारे एफर्ट की वजह से अगर वो गुर्बत की सतह से ऊपर भी आते हैं तो एक सैलाब जो है उनको नीचे धकेल देता है। तो हमें इन, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दिस, हमें इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपके अगर डिस्ट्रिक्ट्स को मैप करें, वो इलाके जहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, जहाँ पे डेवलपमेंट के हालात बहुत बुरे हैं। अगर आप पंजाब के अंदर भी बात करें, तो अगर राजनपुर की बात करें या डीजी खान की बात करें या मुजफ्फरगढ़ की बात करें, यहाँ पे हमारा एचडीआई बहुत लो है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। यहाँ पे वन ऑफ द मेन रीजंस एग्जैक्टली। इज कि यहाँ पे सैलाब बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, और लोगों की वो उस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनको सपोर्ट चाहिए, जो उनके लिए उनकी मिसाल के तौर पे एक किसान का जब सैलाब से नुकसान होता है तो वो कर्जे लेता है, वो अपने उसको पूरा करने के लिए, अपना एक पूरा साल अपना सीजन गुजारने के लिए वो कर्जे लेता है, और वो एक गुर्बत की जो है ना एक साइकिल में फंस जाता है। सो अगर हम वाकई में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सीरियस हैं तो हमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को या क्लाइमेट एडेप्टेशन को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि जी क्या वो लोगों जो साउथ पंजाब में हैं वो अभी तक इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि पिछले साल का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी कंपनसेशन मिल जाएगी। एंड हमें खाली कंपनसेशन की बात नहीं करनी, हमें तो ये सोचना है कि उन हाउ कैन वी मेक रिहेबिलिटेशन श्योर उनका नुकसान हो ही ना। तो यानी हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा यार इस दफा की कंपनसेशन दे दें, अगली दफा फिर दोबारा कंपनसेशन दे देंगे। मतलब उस माइंड, उस अगेन वी आर इन अ रिस्पॉन्स सेंट्रिक माइंडसेट। हमें इस चीज से निकलना है, हमें ये सोचना है कि कैसा
ऐसा क्या करेंगे कि अगली दफा उनका नुकसान ना हो? इस सवाल के जवाब के लिए उनको कुछ एफर्ट लगानी पड़ेगी, एंड वील हैव टू थिंक ऑन फॉर रिस्क असेसमेंट, वील हैव टू थिंक कि हमें इन लोगों को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है। वो क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, या वो क्या स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस हैं कि इन लोगों को अगली दफा सैलाब से नुकसान ना हो। अच्छा, अहमद साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सी, अगर अर्बन फ्लडिंग होती है तो एग्जैक्टली क्या डैमेज आप देख रहे हैं? बिकॉज पिछली बार आपने मेरे ख्याल से उस पर भी काम किया हुआ है, रावी प्रोजेक्ट की जो एक सूरत हाल है उस पर भी आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। तो मैंने पोस्ट किया था अपने अकाउंट से, लेकिन दैट वाज टेरेबल इन द सेंस के जो हमने जिस तरह से रावी को इंक्रोच किया है और आगे मजीद करने का प्लान है, ये इट्स इट्स रियली सैड, बिकॉज ये इट्स कॉन्ट्ररी टू एनी लॉजिक। ये थोड़ा रियल एस्टेट ग्रीड वाला प्रोजेक्ट है, जो कि अगेन वी ऑलवेज से दैट, एंड आई प्रोबब्ली शुडंट से इट ऑन डिफरेंट फोरम्स, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके पे तमाम एलीट इंटरेस्ट ग्रुप्स का की यूनिटी है। तमाम लोग जो हैं वो रियल एस्टेट को उस तरह से फरोग देते हैं, और उसकी जो यानी उसके ऊपर अनचेक्ड डेवलपमेंट हो रही है, एंड रूडा इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, एंड वी हैव सीन इट अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एज वेल। उसको सपोर्ट हासिल रही है, और फ्यूचर में आने वाले सैलाबों की वजह से, जिस तरह हमने पिछले साल देखा है, उसमें लोगों का मजीद नुकसान होगा। और इसमें एंड यूजर है जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं जो रहते हैं वहाँ पे, उनका नुकसान होगा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो डेवलपर्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है, वो वहाँ पे निकल जाती है, या उनका उनका उस तरह का स्टेक नहीं होता जितना आम आदमी का होता है, जिसका घर तबाह होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अभी भी बहुत लाइक रेगुलेटरी फेलियर कह सकते हैं इसको हुकूमत का, जहाँ पे हमें लोगों को, सिटीजन्स के इंटरेस्ट को गार्ड करने की जरूरत थी, लेकिन हम नहीं कर सके। अंडरग्राउंड टैंक्स की बात की थी, जी जी। आई थिंक दैट्स अ परफेक्टली रीजनेबल इंटरवेंशन। थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है, वी हैव अदर वेज टू डील विद इट एज वेल। अगर उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी इंटीग्रेट कर लिया जाए, बाकी दुनिया में इस तरह की सही। टैंक्स जहाँ बनाए जाते हैं वो कंक्रीट के नहीं बनाए जाते, वो यानी परमिएबल सर्फेसिस के साथ बनाए जाते हैं। और अगर यानी मैंने जहाँ पे नोट किया था लाहौर में खास तौर पे ऐसे चांसेस थे कि हम पार्क्स को, और जिस तरह पुराने वक्तों में डूंगी ग्राउंड होती थी, उस तरह की सर्फेसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पानी एक दफा बारिश का इकट्ठा हो जाए तो वो जमीन के अंदर जज़ब भी हो जाए। तो वो एक अच्छा आइडिया है। इस तरह की बहुत सारे आपको तरीके या इंटरवेंशंस हम्म। आपको सोचनी पड़ेंगी अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसमें ये याद रखें कि लाहौर के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं, ऑल्दो कि मैं भी लाहौरी हूँ, लेकिन मतलब बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ये मसले हैं। तो हमें बाकी लोगों के, बाकी शहरों के मसले मसाइल को भी, जिस हाँ। तरह अच्छा। सियालकोट में बहुत सारा सीरियस इशू है एक। अच्छा अहमद साहब, एक एक ये भी बोला जा रहा है कि जो प्री मानसून रेंज हैं ये खरीफ क्रॉप के लिए बड़ी अच्छी होंगी, तो इसके ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? प्री मानसून रेन्स, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी श्योर कि इनका इससे फायदा हुआ है, क्योंकि वी वर वेरी क्लोज टू हार्वेस्ट टाइम। तो उससे तो जो हमने सुना है, इसमें तो एटलीस्ट फसल का नुकसान हुआ है टू स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो आई एम नॉट श्योर आपका उससे कमेंट उससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन वी डोंट सी कि इट वाज वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, जो आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग बड़े हैरान हैं। वो ये कि ये जो भी जंग हुई ईरान और अमेरिका की, इसमें ईरान ने यूएई में कुछ ऐसे रडार्स को निशाना बनाया जो कि ईरान के वेदर को कंट्रोल कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद, निशाना बनाने के बाद, ईरान और टर्की में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और इवन के स्नोफॉल भी हुई है। तो क्या वाकई इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद है कि वो एक थर्ड कंट्री में रडार्स लगा के कई हज़ार किलोमीटर दूर दूसरे शहरों का जो है क्लाइमेट उसको कंट्रोल करते हैं? ये इसमें आप को क्या लगता है कि वाकई कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं? मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरी भी नज़र से गई। रिपोर्ट्स नहीं थी, इट वाज मोर ऑफ सोशल मीडिया चैटर। लेकिन आई, बेस्ड ऑन एटलीस्ट आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, वी डोंट थिंक कि कोई बाहर से बैठ के आपके क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है। ऑल्दो यू राइट कि इस साल वाकई में वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से काफ़ी बारिशें हुई हैं, ईरान के अंदर हम्म। भी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं। लेकिन उनका इट कुड बी कोइंसिडेंटल कि दोनों चीज़ें यानी जंग का और उसका आपस में जो ताल्लुक है ऐसे बन गया। हम्म। एंड आई डोंट थिंक कि हमें यानी
दिस इज नॉट रियली रूटेड इन साइंस। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हो कि इस तरह पॉसिबल भी है। तो अगेन इट कुड बी विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक व्हिच कैन बी एस्टैब्लिश्ड कि ये इसी वजह से हुआ है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमने प्रिपेयर्डनेस की बात की, रिस्पांस की बात की। एक चीज़ जो लोग बात करते हैं वो ये कि जो हमारा प्रिडिक्शन की जो जो लेवल है या प्रिडिक्शन का जो एफिशिएंसी है वो इतना अच्छा और म्यारी नहीं है जो कि दुनिया के बाकी मुल्कों की निस्बत। और ये मजाक में कहा जाता है कि जिस दिन कह दे कि महकमा मौसमियात की आज बारिश होनी है, इसका मतलब है कि बारिश नहीं होगी। तो इस टाइम एंड एज में कि जब हम अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, हम बारहा बात करें क्लाइमेट चेंज की, फिर हम क्लाउड बर्स्ट की, उसमें इस तरह की प्रिडिक्शंस का एक्यूरेट होना और टाइमली होना अब वो कितना मैटर करता है? देखें, ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि आपकी फोरकास्ट जो है वो एक्यूरेट हो। और सही। फोरकास्ट एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उन इदारों में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पीएमडी के ऊपर पिछले 10-15 सालों में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन नॉट एज मच जितनी लेट्स से आईएमडी ने या हमारे इंडियन काउंटर पार्ट ने अपने डिपार्टमेंट पे की हो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है। उसमें स्पेस बेस्ड सेंसर्स हैं, वो साथ उनके लिंक होते हैं। ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाता है। जिस तरह जापान में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे 50 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये यानी अर्बन एरियाज में आपको नजर आएगा शायद 200-250 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक लगा हुआ है। सो जो हमारी डेंसिटी है वो हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। और जब ग्राउंड डेटा होता है तो फिर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। आप उसको अपने मुल्क के ग्राउंड डेटा की बेस पे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड डेटा ही ना हो या बहुत ही बुरी क्वालिटी का हो तो फिर आप उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, फिर आपकी जो फोरकास्ट है वो ठीक नहीं होती। तो ये यानी मैंने तो आपको एक लेट्स से समराइज करके बताया, लेकिन इससे कहीं बेहतर इस मसले को वो जो मुतल्लिका इदारे हैं, पाकिस्तान मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह, वो उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। एंड व्हाट वी नीड इज टू थिंक कि हमें इसके लिए इसको हल करने के लिए कोई 10 या 15 साल का प्लान नहीं चाहिए। इसको जल्दी से हल किया जा सकता है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अब आ गया हुआ है। देर आर जिन्होंने पीएमडी से कई गुना ज्यादा अपना एग्जैक्टली। जाल डाल लिया है, नेटवर्क बिछा लिया है इनका सेंसर्स का, और वो दिस इज इजी। तो आप उनके साथ इंटीग्रेट करके तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसमें वी नीड टू हैव अप्रोचेस जो कि थोड़ी यू कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स ये और प्राइवेट सेक्टर ये के साथ। ये तो बिल्कुल आपने। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये था कि पिछले साल हमने जब फ्लड्स, मैसिव फ्लड्स आए, ख़ास तौर पे मुझे सवात वाला इंसिडेंट याद है जहाँ पे एक फैमिली स्ट्रैंडेड हो गई थी बिल्कुल दरिया के अंदर। और फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उनकी डेथ भी हो गई थी काफ़ी सारे लोगों की। उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई थी कि सवात के अंदर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल होने थे। वो भी आप कि हमने कहीं से कोई वर्ल्ड बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें उसको फाइनेंस करना था। उसमें वो लोग कह रहे थे कि हुए नहीं हुए, एक डिबेट शुरू हुई और कहा गया कि ये 1 साल के अंदर अंदर, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हम इस सारे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। और इवन के प्राइम मिनिस्टर ने भी आके इसके हवाले से बात की थी। तो वो अपग्रेडेशन मुकम्मल हुई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसा काम है जिसको हमें 15-20 साल नहीं करना, ये तो वो स्टेप होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल इमीडिएट स्टेप है। तो ये हुए कोई आपको इस हवाले से है कि कोई हमने अपग्रेडेशन की हो? हमारे पास एक जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे मुल्क में ना बहुत ज़्यादा फर्क है। हम अपने कोस्ट लाइन से देखें तो मैदानी और वो रेगिस्तानी इलाकों से गुजरते गुजरते हम प्लेन्स हैं, उसके बाद फिर हम हिल टॉरेंट्स हैं, आगे हिमालयाज तक चले जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मसले जो है ना एक मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। तो हमारे जो केपी के और जीबी की बहुत सारे इलाके हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे डिफरेंट वादियों के अंदर, वैलीज के अंदर हमें उस कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे खास करके जो ग्लोफ वाली जगह है वहाँ पे उनकी हर यानी कई सौ ऐसी वैलीज हैं जहाँ पे आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं जो कि लोकलाइज्ड हैं, जिनका ताल्लुक आसपास वाले इलाकों से नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ अपने जो स्ट्रीम वहाँ बह रही है, जो अपना दरिया बह रहा है, उससे ताल्लुक है। तो वहाँ पे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे या बहुत लिमिटेड नंबर में ये लगाए गए हैं। लेकिन दिस हैज टू बी, यानी ये हर कम्युनिटी का हक है
कि उसके पास इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हो और जो उन्हीं की कम्युनिटी को सर्व करता हो वो लोग उसके बारे में, यानी अगर उनको पता हो, ये एक्चुअली इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको कम्युनिटी के साथ मिलकर करनी होती हैं। ये आप सही। आइसोलेशन में बाहर बैठ कर सकते हैं। अगर आप बाहर से बैठ के करेंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं, और आपकी अर्ली वार्निंग, अगर लेट्स से कोई अलार्म बज भी रहा है तो कोई उसके ऊपर इवैक्यूएट नहीं करेगा क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये CBDRM टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कम्युनिटी के साथ मिलकर आपको वार्निंग सिस्टम बनाने पड़ते हैं। उसका कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो आमतौर पे मस्जिद के पास या लोकल कम्युनिटी के लीडर्स के पास होता है, और उनको पता होता है कि हमने इसकी बेस पे क्या अलार्म बजाना है, या हमारे गांव के कितने ज़्यादा चक हैं या कितने इलाके हैं जिनको हमें ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। वो सारा निज़ाम बनाया जा सकता है। इन इन इस चीज़ को बस प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइव्स और लाइवलीहुड का फ़ायदा होगा। तो एवज साहब अभी क्या करें हम अभी फौरी तौर पर जो है अगर अर्बन फ्लडिंग को रोकें? आपने बताया कि एक रिस्पांस सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए राइट नाउ? व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन? एक तो अवेयरनेस आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि वो एक ज़रूरी चीज़ है। अभी तक तो कोई वार्निंग्स नहीं इशू हुई हैं फ्लड्स की। अगर कोई फ्लड आता है किसी को वार्निंग नहीं इशू हुई। It's a bit too early for warnings right now. ओके To be थैंक यू honest, सो I don't मच। expect कि हम हुकूमत इस टाइम पे वार्निंग देने के ऊपर काम करे। वार्निंग के बट सिस्टम्स मे बी लगाना, हेड्स यानी अप काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ हाँ, इट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम उन एरियाज में लगाना जहाँ पे लीड टाइम कम होता है, यानी जहाँ पे सैलाब आता है, यानी आधा घंटा 1 घंटा बारिश हुई तो सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। ठीक। इस तरह की वैलीज में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना एक अर्जेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? हम सैलाब के आने का इंतजार क्यों करें? उन उस वैली के, उस कम्युनिटी के डूबने का इंतजार क्यों करें? हम उनको पहले से उन सिस्टम्स लगा के दे सकते हैं कि जी। आपके पास जब ये अलार्म बजेगा देन यू हैव टू इवैक्यूएट। ठीक है, और उसके अलावा एक वो जो अर्जेंट चीज हम कर सकते हैं, अगेन इस वक्त हुकूमत के पास करने को बहुत सारी, अगर ये इस इमरजेंसी को, जो क्लाइमेट इमरजेंसी है, इसको रियलाइज करें तो हुकूमत के पास करने को बहुत कुछ है। उसको यानी ये सोचने की जरूरत है कि हमने अपनी कौन से, यानी अर्बन एरियाज के अंदर देर आर एरियाज वेयर पीपल आर लिविंग विद इन द फ्लड स्ट्रीम, यानी आपके जो दरिया है या आपकी जो हिल टॉरेंट वाली कैचमेंट है उसके बिल्कुल साथ साथ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं। उनको, उनके घरों को बुलडोजरों से उड़ाने की बजाय अगर आप उनको एक स्ट्रैटेजी बना के, उनको अच्छा, उनके साथ मिल के स्ट्रैटेजी बना के एक रीसेटलमेंट प्लान बनाएं कि अच्छा, हम यहाँ पे जहाँ पे आपका घर है ये आपके लिए डेंजरस है, हम आपको वहां पे ऑल्टरनेटिव देते हैं, यहाँ से आप विकेट कर जाएं। तो वो, दीज आर द काइंड ऑफ इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटजीज जो कि इस वक्त हमें चाहिए, ताकि आप लोगों को ऑल्टरनेटिव दे के उनको वहां से सेफर एरियाज में मूव करें, ताकि उनका हर साल नुकसान ना हो। सिमिलरली व्हाट वी सी इन सवात एवरी एवरी ईयर के वो जो होटल्स बनाए बिल्कुल। होते हैं उन्होंने दरिया के बिल्कुल साथ, तो उससे लोगों का अपना नुकसान हो रहा है और जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी भी जो है जान खतरे में पड़ जाती है। तो ये हुकूमत की प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जिस तरह पहले हमने बात की थी, पंजाब हुकूमत ने जो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए, अब CDA ने इस्लामाबाद में जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया कि वो अब हर घर में होने चाहिए। ये कितना ज़रूरी है लोगों को, अगर आप बता सकें कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक तो होता कितना क्या होता है, ये कॉस्ट क्या करेगा लोगों को, और ये कितना ज़रूरी है। इवन कि अगर लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि अब कुछ लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, ऑल्दो कि यहाँ पे भी इसको जो है मैंडेटरी नहीं किया गया, तो ये कितना होगा आने वाले दिनों में क्लाइमेट से निपटने के लिए। जिस तरह से हम नेचर को तब्दील कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, खास करके जिस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हो रहा है, उसकी वजह से उसके कोई असरात होते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम की बात की थी कि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो वो उसकी, और जो हमारा सुआ रिवर था उसके अंदर इतनी बारिशें हम देखते आए हैं पहले, लेकिन इस दफा फर्क क्या था कि इस दफा जब वो बारिश हुई तो उसी सुआ रिवर की जो कैचमेंट है वहां पे 12 से 13 हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई थी। तो उनके बनने की वजह से जाहिर है अब वो पौधे वहां पे, दरख्त वहां पे नहीं रहे जिन्होंने पानी को जज़ब करना था। तो जमीन की जगह पे जहाँ पे पहले फसलें थी वहां पे अब कमर्शियल एरियाज बन गए हैं, विलास बन गए हैं और घर बन गए हैं। तो वो जो सारा पानी उनके ऊपर गिरता है, नाउ इट गोज डायरेक्टली इनटू द स्ट्रीम्स, और वहां पे फिर फ्लडिंग की सूरत हाल बनती है। तो जहाँ पे, जिस जगह पे लेट्स से आपकी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे उनके जो छत से नीचे आते हैं उसको वाटर स्पाउट्स कहते हैं या परनाले कहते हैं।
उनको आप लिंक कर सकते हैं अपने टैंक्स में, उसको लोकली स्टोर कर सकते हैं कि ताकि वो सारा पानी बह ना जाए। उस पानी को रोक लेंगे तो वो एक तो सैलाब नहीं क्रिएट करेगा, और सही। दूसरा आपके लिए वो किसी काम भी आ सकता है, आप उसको बाद में अपने पौधों को दे सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आप उसको स्लोली ज़मीन में जज़ब भी करा दें या उसको यानी रिचार्ज करवा दें, तो वो भी आपके ग्राउंड वाटर के लिए भी अच्छा है। तो ये इट्स अ गुड आइडिया, और इसको इस तरह का मैंडेट एक अच्छा कदम है, हमें करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फिनोमेनाज नए फिनोमेनाज आ रहे हैं उसके हवाले से बात की, जो इस साल कैसे किस तरह से हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग के क्या ख़तरात हैं, उसके हवाले से भी आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया, थैंक यू। नाज़रीन, तो ये थी हमारी गुफ्तगू क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और हमने ये जानने की कोशिश की कि इस साल जो है क्लाइमेट से क्या ख़तरात वाबस्ता हैं हमारी ज़िंदगियों को, और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं, और जो हुकूमतें हैं उन्होंने किस हद तक प्रोग्रेस की है पिछले साल की निस्बत। जो पिछले साल बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म के जो फ्लड्स आए थे, उनसे कम्युनिटीज़ ने क्या सीखा, हुकूमतों ने क्या सीखा, और इस साल उन पिछले के तजर्बात से सीख कर हम किस तरह आगे के ख़तरात से बच सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। इस तरह की डिस्कशंस को मज़ीद जारी रखने के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें फ़ॉलो करेंगे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।